हेलो एंड वेलकम बैक। वेलकम टू दिस क्लासेस ऑफ साइंस। बच्चों हम लोग क्लास 9 के फिजिक्स में मोशन को पढ़ रहे थे और मोशन में हम लोगों ने बेसिक एक क्लास हमारा प्रीवियस क्लास हमारा हुआ है। फटाफट वीडियो को पॉज करिए, कॉपी किताब निकाल कर सामने बैठिए और करते हैं हमारा आज का क्लास जो है मोशन क्लास 7 और 9 के लिए कंबाइन होगा। अभी स्टार्टिंग का क्लासेस तो आपको साथ में ही पढ़ना है। एक बार फिर से टाइम्स इंटरनेशनल स्कूल के प्लेटफॉर्म पर मैं श्रवण आपको का स्वागत। वीडियो को पॉज करिए, हेडिंग लगाइए मोशन। शुरू करते हैं बच्चों मोशन। बच्चों सबसे पहले आप मोशन का डेफिनेशन लिखो, जो कि आपसे पूछा जाता है मोशन होता क्या है। कल मैंने आपको बहुत डिटेल से समझाया था मोशन होता क्या है। आज हम इस चीज को लिख भी लेते हैं। ठीक है, लिखिए आप। व्हेन, मोशन के डेफिनेशन के बारे में लिखो आप। व्हेन द लोकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, व्हेन द लोकेशन, या आप इसको पोजीशन, पोजीशन of any object, of any object changes with respect to time, with respect to time। जो अगली बार से हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू को शॉर्ट फॉर्म में WRT, with respect to time, with respect to time, then the object, then the object is said to be in motion, in, मैंने आपको कल बहुत ही अच्छे से समझाया था इसका डेफिनेशन। आज आप इसको लिख लीजिए पहले, फिर मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। मोशन हम लोग किसको कहेंगे बच्चों? व्हेन द लोकेशन या फिर पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। दो तरह के बच्चों वर्ड्स होते हैं, स्टेट्स होते हैं इसके अंदर, एक रेस्ट का और एक मोशन का। कब हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में, कब हम कहेंगे कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है? तो आपको सिंपली कहना है कि सर, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा पोजीशन बदल रहा है, मेरा लोकेशन बदल रहा है, इट मीन मैं मोशन में। अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम मेरा लोकेशन, मेरा पोजीशन नहीं बदल रहा है, इसका मतलब है कि मैं रेस्ट में। ठीक है बच्चों, अगेन एक बार फिर से जो क्वेश्चन मैंने आपसे कल करा था मैं करता हूँ। बताइए हम सभी अभी रेस्ट में हैं या मोशन में हैं? आप जो पढ़ रहे हैं वीडियो से, वीडियो को पॉज करके इस बात को सोचकर बताइए, आप अभी रेस्ट में या फिर मोशन में? बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम अभी रेस्ट में। लेकिन दरअसल बात क्या है, मैंने आपको कहा था रेस्ट हो या मोशन हो, ये सारे वर्ड रिलेटिव होते हैं। इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट टू whom, अगर विथ रिस्पेक्ट टू मी बात करी जाए, देन योर पोजीशन इज नॉट चेंजिंग, इट मीन पर इन रेस्ट। लेकिन अगर देखने वाला आदमी किसी और फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा होगा, किसी दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट पे से देख रहा होगा, भगवान जी हम लोगों को देख रहे होंगे, इन दैट केस क्या होगा? उनको तो पूरा धरती गोल गोल घूमता हुआ नजर आएगा, और इस धरती पे सिचुएटेड हमारा ये स्कूल, हमारा ये कोचिंग इंस्टीट्यूशन, ये भी घूमता हुआ नजर आएगा, और हम सभी उनके रिस्पेक्ट में मोशन में नजर आएंगे। और ये बात समझ, अगेन अगर मान के चलिए हम लोग एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, और एक बस में हम दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू ईच अदर हम लोग रेस्ट में हो गए। लेकिन अगर देखने वाला आदमी नीचे रोड से देख रहा होगा, मान लो कोई फुचका वाला अंकल देख रहा है नीचे, तो विथ रिस्पेक्ट टू देम whole the entire bus is in motion, and all the things inside the bus is also in, उनके रिस्पेक्ट में सारी चीजें मोशन गई। तो एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बहुत ज्यादा जरूरी होता है मोशन को डिफाइन करने के लिए। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट। नेक्स्ट हेडिंग लगाओगे मोशन
इन स्ट्रेट लाइन। बच्चों स्ट्रेट लाइन पे हमको मोशन को डिस्क्राइब करना है। स्ट्रेट लाइन पे हमारा जो मोशन है वो कैसे होता है। तो सबसे पहले तो मैं आपसे एक क्वेश्चन करूंगा, आप एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लो इस तरीके से। मैंने कल आपको पढ़ाया है ये सारी चीजें, आज आपसे पूछ रहे हैं, आनी चाहिए। मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है, मान के चलो कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है नंबर लाइन पे। मैंने इस नंबर लाइन पे यहाँ पे लिखा 0, मैंने यहाँ लिखा 1 2 3 4 5। सेम इसी तरीके से मैंने यहाँ लिखा -1 -2 -3 -4 एंड -5। बच्चों ये जो प्लस और माइनस है नंबर लाइन का, वो किसको बताता है? तो वो बताता है डायरेक्शन को। वो बताता है डायरेक्शन को। अगर आपने किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव माना तो दूसरा नेगेटिव हो जाएगा, दूसरे को पॉजिटिव माना तो सामने वाला नेगेटिव हो जाएगा। ये बात हमको याद रखना है। बच्चों मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सपोज करिए कोई एक लड़का है जो इस 0 वाले पोजीशन पे खड़ा है, and with respect to time he or she is start moving toward the positive direction of number line, and after some time is at the position of 3। मान के चलिए इस बच्चे ने 3 यूनिट का पोजीशन, 3 यूनिट का जो प्लेस है वो कवर करा और एक नंबर लाइन पे ये आगे बढ़ के पहुंच गया 3 के पास में। पहले ये 0 पे था, अभी 1 2 और 3 पहुंचा। कहाँ पहुंचा? 3 के पास। और ये बात समझ में। अब एक बात देखते हैं बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये बच्चा रेस्ट में है या मोशन में, ये बच्चा रेस्ट में है या मोशन में, तो पूछना है ऐसा कि सर जब हमने अपना टाइम देखना शुरू करा उस समय ये बच्चा यहाँ 0 पोजीशन पे था, पहले सेकंड में ये 1 पोजीशन पे आ गया, दूसरे सेकंड में ये दूसरे पोजीशन पे आ गया, तीसरे सेकंड में ये तीसरे पोजीशन पे आ गया। इट मीन्स कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम दिस बॉय इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, लोकेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और हमने यही तो डेफिनेशन पढ़ा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम अपना पोजीशन, अपना लोकेशन चेंज करता है तो हम कहते हैं कि वो किस चीज में है, वो मोशन में है। इट मीन्स ये लड़का अभी मोशन में है। चलिए दूसरी बात, अगर मान के चलते हैं कि एक लड़का, ये केस 1 था हमारा, एक दूसरा केस देखते हैं बच्चों। उसमें मान लो कि मैंने जब एक लड़के को ऑब्जर्व करना शुरू किया तब वो इस पोजीशन पे था, -2 के पोजीशन पे। ठीक है, मैंने एक सेकंड बाद फिर से देखा वो अभी भी इसी पोजीशन, मैंने एक सेकंड के बाद फिर से देखा वो अभी भी इसी पोजीशन। मतलब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसका पोजीशन नहीं बदल रहा है। हम कह सकते हैं यह रेस्ट में, ये किस अवस्था में है, किस स्टेट में है सर, ये रेस्ट में है। ये बात भी हमको याद रखनी है। तो आई होप आपको समझ में आ गया रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है। फटाफट इन चीजों को नोट डाउन करिए और आगे बढ़ते हैं। क्यों, कल हमने दो तीन चीजों को देखा था। मोशन के अंदर में हमने सबसे पहली चीजें पढ़ी थी डिस्टेंस, और दूसरी चीज हमने जो पढ़ी थी वो पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट। एक बार फिर से डिस्टेंस लगा करके आप हेडिंग लगाओ, मैं आपको इसका डेफिनेशन लिख पाता हूँ। लिखोगे डिस्टेंस के अंदर में इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस के बारे में हम क्या कहेंगे? इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। जो एक्चुअल पाथ कवर किया गया है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा हम उसको कहेंगे डिस्टेंस। दूसरी तरफ हमने एक और चीज पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट, आप उसका डेफिनेशन, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ
between 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 the final and initial position of x। तो क्या मतलब हुआ? चलो बच्चों मान लेते हैं ये हमारा घर है और ये हमारा स्कूल। आपको अपने घर से अपने स्कूल तक जाना है और इस काम के लिए आप ये रास्ता चुनते हैं। ये आपका एक्चुअल पाथ है जो आप कवर करते हैं एट द टाइम ऑफ गोइंग ऑफ। जब आप स्कूल जा रहे होते हैं तो इस रास्ते से आप स्कूल जाते हैं, तो यही हुआ आपका एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट एंड हम इसी को कहते हैं डिस्टेंस। तो क्या कहते हैं? डिस्टेंस। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर क्या दो पोजीशन के बीच में बहुत सारे डिस्टेंस हो सकते हैं? ऑफ कोर्स हो सकते हैं। अभी मैंने देखा कि मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ और मैंने इसके लिए ये रास्ता चूज करा। अभी कोई दूसरा बच्चा क्या करेगा, तो ये पहले यहाँ आएगा इस पोजीशन पे, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा और फिर यहाँ पर बात करेगा और फिर इस तरीके। ये भी एक एग्जांपल हो गया डिस्टेंस का। इस भी तरीके से हम एक डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। अब कोई तीसरा बच्चा क्या करेगा? अब कोई तीसरे बच्चे ने क्या करा, मान लो उसने यहाँ से स्टार्टिंग रखा अपना और वो इस तरीके से यहाँ गया, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे, और फाइनली स्कूल के गेट तक पहुंचा। हम तीनों ही केस में देख रहे हैं कि सारे ही लोगों का जो इनिशियल पोजीशन, मैंने दो वर्ड यूज करा है इस डेफिनेशन में, एक इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन। ठीक है, हम समझते हैं क्या होता है। जहां से हमारे मोशन की, जहां से हमारे जर्नी की शुरुआत होती है, जहां से हमारी जर्नी की शुरुआत होती है, हम उसे कहते हैं इनिशियल पोजीशन, और जहां हमारा जर्नी खत्म हो रहा है हम उसे कहते हैं फाइनल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तक में बहुत सारे डिस्टेंस पॉसिबल हैं। उनमें से जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा, सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, हम उसको कहते हैं डिस्टेंस। तो देखते हैं अभी, अगर मान के चलो मैं आपको कहूं कि सबसे स्मॉलेस्ट पाथ कौन सा होगा, तो मैं कलर चेंज करके आपको दिखाता हूं। इसमें ऑरेंज लिया, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए हमारा स्कूल का घर का गेट है और ये हमारा स्कूल का गेट है। अब हमारे घर के गेट से स्कूल के गेट तक के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, हमने इसी को क्या कह दिया, डिस्प्लेसमेंट। क्या कहा हमने इसको, डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप थ्योरेटिकली आपको बहुत बढ़िया से समझ में आ गया कि डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि स्टेट द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दैट केस तुमको कम से कम, आपको कम से कम 4-5 पॉइंट्स वहां पर लिखने पड़ेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच के डिफरेंस को एलोबरेट करने के लिए। तो आइए, हमारा नेक्स्ट हेडिंग है डिफरेंसेस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। आई होप ये पूरी चीजें आप लोग नोट कर रहे होंगे। फटाफट से इसको नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है हमारा डिस्टेंस एंड डिस्टेंस। आप एक तरफ लिखिए, आप एक तरफ लिखिए डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिखिए डिस्प्लेसमेंट। एक तरफ आपने लिखा डिस्टेंस और दूसरी तरफ लिखिए आप डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस में हमारा जो पहला बात है वो आप लिखेंगे डेफिनेशन को ही, और लिखिए इट इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस के बारे में जो पहली बात हम लोग लिखेंगे वो लिखेंगे इट इज द एक्चुअल पाथ या फिर टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट।
यहीं दूसरी तरफ अगर हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखेंगे, यहाँ आपको लिखना है, डिस्प्लेसमेंट के बारे में आपको लिखना है पहली बात, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between final and real positions of ऑब्जेक्ट। अगेन जो दूसरी बात डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के लिए आपको लिखिए, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, जबकि डिस्प्लेसमेंट के केस में आप लिखिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जबकि डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी। अभी हम लोग समझते हैं क्या होता है स्केलर क्वांटिटी और क्या होता है। बच्चों, स्केलर क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ठीक है ना। जैसे कि 5 किलो, 5 kg। अब मुझे ये नहीं बताना कि 5 kg नॉर्थ, 5 kg साउथ, है ना। जैसे कि 2 सेकेंड, हाँ, तो टाइम हो, केजी हो, इन सारे चीजों को डिस्क्राइब करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड ही काफी है। डिस्टेंस हो जाए, जैसे कि मान लो मैंने लिखा 5 किलोमीटर, अब 5 किलोमीटर मतलब 5 किलोमीटर डिस्टेंस डायरेक्शन में होता है, लेकिन जब हम इसको एक स्पेसिफिक डायरेक्शन प्रदान करेंगे तब ये कहलाएगा वेक्टर। यानी वेक्टर क्वांटिटी वैसे क्वांटिटी हैं जिनको डिफाइन करने के लिए यू शुड हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आपको इसको डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और साथ साथ में डायरेक्शन दोनों का होना जरूरी है, ठीक है ना। जैसे कि आप इसके एग्जांपल में लिख सकते हो फोर्स। बच्चों, फोर्स जब हम अप्लाई करते हैं कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर में, तो हम एक सर्टेन डायरेक्शन में अप्लाई करते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स का एक वेल डिफाइंड डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, है ना। तो ये हमारा जो एग्जांपल है वो वेक्टर का है। हम लोग आगे इसको और डिटेल से पढ़ेंगे अपने चैप्टर में, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, उसके बाद आपका न्यूमेरिकल्स भी कुछ कुछ करेंगे वेक्टर्स और स्केलर्स के ऊपर में, तो ये सारी चीजें हमारी होंगी। चलिए, जो तीसरा डिफरेंस है बच्चों हमारा, उसको लिखिए आप फिर से। डिस्टेंस वाले कैटेगरी में जो थर्ड पॉइंट है आप वो लिखिए, डिस्टेंस का यूनिट, इट्स यूनिट, सॉरी, डिस्टेंस वाले में लिखिएगा, इसका जो यूनिट होता है बच्चों वो क्या होगा। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो वो होगा हमारा मीटर, अगर सीजीएस यूनिट की बात करें तो वो होगा हमारा सेंटीमीटर, अगर और बड़े बड़े यूनिट्स की बात करें तो वो किलोमीटर हो जाएगा, बहुत बड़े यूनिट की बात करें तो फिर वो लाइट ईयर होगा, ठीक है। लेकिन जब हम आएंगे डिस्प्लेसमेंट के केस में, तो डिस्प्लेसमेंट वाले केस में भी यूनिट आपका सेम रहेगा। आप क्या करोगे, इसमें भी क्या लिखोगे, थर्ड डिफरेंस में यूनिट, ठीक है। एक और चीज आप लिख लीजिए इसी में कंबाइन करके, यूनिट एंड सिंबल। जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं डिस्टेंस को तो आप उसमें डी लिखना, और जब हम सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करेंगे डिस्प्लेसमेंट को तो आप उसके सिंबल में एस लिखना, ठीक है। तो ये बातें भी हमको याद रखनी है, ठीक है ना। ये हमारा तीसरा था, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। चलिए, ये बात बच्चों, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर के हम लोग इन सारी चीजों को कवर करेंगे, याद रखेंगे। कुछ कुछ चीजें और भी हैं, आप एक बार उसको भी लिख लें। लिखिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाले कैटेगरी में लिखिएगा, ये आपका फोर्थ नंबर होगा। लिखिएगा डिस्टेंस
डिस्टेंस हमेशा या तो बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट या बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो डिस्टेंस ग्रेटर इक्वल डिस्प्लेसमेंट। वही चीज इसमें लिखिए, डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट आइदर लेस होगा आइदर इक्वल होगा डिस्टेंस। कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इसके ऊपर में तो और ज्यादा आपको ये चीजें समझ में आएगी, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, ताकि आपको ये सारी बातें और समझ में आए। ध्यान दीजिए, मान लीजिए ये हमारा एक नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट जीरो पोजीशन और थोड़ी देर के बाद मुझे वो दिखा +3 के पोजीशन पे, और फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो मुझे दिखा -1 के पोजीशन। बताइए कि एक बार मैं आपको पूरा बढ़िया से फिगर बना देता हूँ, देख लो तुम, देख लीजिए आप। ये हमारा सबसे पहला पोजीशन, फिर मैंने जब दूसरी बार आंख खोला और मुझे ये दिखाई दिया यहाँ पर, और मैंने जब तीसरी बार देखा इसे तो ये मुझे दिखाई दिया। अब आपको बताना है इस बच्चे के द्वारा ट्रैवल किया गया टोटल डिस्टेंस कितना होगा एंड टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना। आज हम लोग केवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को ही बढ़िया से कवर करेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? बताइए इसके द्वारा कवर किया गया टोटल डिस्टेंस कितना होगा और टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। एक बार फिर से मैं आपको मेरा डेफिनेशन याद कराता हूँ। जब हम डिस्टेंस निकालते हैं तो एक्चुअल पाथ को देखते हैं, जब हम डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये इसका था इनिशियल पोजीशन और यहाँ है इसका फाइनल पोजीशन। अगर मैं आपसे पूछूं कि द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड पोजीशन, आप कहोगे 1 यूनिट। क्या कहोगे? 1। अगर मैं केवल डिस्प्लेसमेंट की बात करूं वो कितना यूनिट का है? 1 यूनिट का है। और ये बात में समझ में, और ये 1 यूनिट किधर? तो निगेटिव साइड का है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी आपको देना पड़ेगा। आप कहोगे सर अगर मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो 1 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट है, डायरेक्शन की बात करी जाए तो निगेटिव साइड का डिस्प्लेसमेंट है। दूसरी बात, जब हम डिस्टेंस कवर करते हैं तो मैंने आपको कहा कि आपको ऑब्जेक्ट के पाथ को ऑब्जर्व करना है कि ऑब्जेक्ट किस पाथ पे जा रहा है। अब ऑब्जेक्ट के पाथ को जब आप ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जेक्ट हमारा पहले यहाँ, आफ्टर सम टाइम ये 3 पोजीशन पे था, यानी इन्होंने कितना डिस्टेंस कवर करा? 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एंड 4 यूनिट। 0 से 1 1, सॉरी एक काम करते हैं, 0 से शुरू करा था ना उन्होंने, तो 0 से 1 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी 3 यूनिट उन्होंने पहले चला और वापस से वो 3 यूनिट कवर करके 0 पर आए, तो यानी 3 यूनिट जाते समय, 3 यूनिट आते समय 6 यूनिट का डिस्टेंस ऐसे ही हो गया, और फिर से एक यूनिट नेगेटिव साइड में, मतलब 6 एंड +1 दैट इज 7। इफ आई हैव टू tell you the total distance covered by that object, then what will be the answer? That is 3 plus 3 and plus 1. It means total path covered by that object is 7 unit. That is enough. You not need to describe the direction of in this case, because distance is a scalar quantity. Got it? Done. Okay. Let's do some more examples and clear your concept. Take another question. Okay, suppose this is the path of an object. This is its initial position, मतलब first position. This is second position. This is third position, fourth position, fifth position. You can say
this is initial position and this is final position. You have to tell me answer of total distance covered by that object and the total displacement. If this is 2 kilometer, 3 kilometer, again this is 2. You have a time of 2 minutes. Tell me what will be your answer. Okay, what is your answer? Here, when we are talking about the distance, then what we have to do? We have to focus on the actual path covered by an object. And when you go to calculate the exact path covered by that object, and you will see, first of all, that object have to cover 2 kilometer distance for this. Again, for second to third position, 3 kilometer. Again, 2 distance. Again, 3 kilometer. Now, this is the final position. The initial path covered between the final is 2 kilometer plus 3 kilometer plus 2 kilometer plus 3 kilometer. It means the overall path covered by that object is 2, 3, 5, 2, 7 or 3, 10. 10 kilometer. This is the actual distance covered by that object. You can say the answer will be 10 kilometer. I hope you all are write it correct. Okay. Now the second thing is what will be the displacement. For the finding displacement, I have told you that for the finding displacement, you just have to find out the shortest path between initial and final. The shortest distance between final position. Just go to your initial position here towards your final position. You have covered 2 kilometer in that direction of, from the position of 1 to 2, and again 2 kilometer from 2 to 5, and you will be reached at your final position. For the finding displacement, that you have to cover only 2 kilometer plus 2 kilometer. It means 4 kilometer. Your answer. Yes or no? Yes. Okay. I hope you all are understanding these all questions. Now our second example or third or fourth, whatever it will be, just point out. Next example, look here. Suppose I am moving on a circular path. On a circular path, not the actual circle. I'm again trying to build. Suppose I am moving on a circular path, and this circle is have a radius of 7 kilometers. Okay, and this is my initial position, and after some time again I am at the same position. It means my initial and my final both positions are. Now you have to tell me the final distance covered by me and the final displacement covered by me. What will be the distance and what will be the displacement? Okay, I just go to one round. If I took a round on a circular path with 7 kilometer radius, then what will be the answer of the total distance covered by me or total displacement covered by me? What will you do? You just go and calculate, try to calculate the total distance covered by me. And what will be the total distance covered by me? It means the total circumference of that circle is the total distance covered by me. You have already taught that, learned that the circumference of a circle is 2 pi r, and with that formula you can write down the circumference is 2 into 2 upon 7
7 and what will be the answer? This is 44 kilometer. It means the total distance covered by me is 44. Now what about the displacement? For the finding displacement, what I have told you? I have told you that for the finding displacement, you just have to find out the distance between the shortest distance between the initial position and final. And here you can see initial position and final position both are same. It means the displacement here is 0. Displacement here is 0. Or no? Okay. Now this is the big thing. You can write down this as a note that distance distance is always positive or 0, but distance can be negative, positive and 0. What it means negative and positive? It will be the direction. It will be the direction. Okay. Negative, positive and 0. We have seen in this example our displacement is 0. Okay. Now just tell me, if I complete the round, if I complete the path twice or thrice, then what will be my displacement? Again and again my initial and final position will be same. It means every time I will be at the same point where I began. It means the distance between my initial and final position is 0. That's why uh, I have 0 displacement. Okay, but the distance will be changed. If I go one round, then the distance covered by me is 44 kilometer. If I go twice at the path, then my distance covered by me is 2 into 20, 44, it means 88 kilometer. Then distance can be changed, but displacement will be same, that is 0 in each case. Okay. Now, some more examples are here. Suppose any of you are traveling on a circular path with the same radius 7 kilometer, and their initial position here and final position is here. It means if you draw a diameter, then the both end are, one is initial position and one is final. Now you have to tell that the total distance and displacement covered by you. For finding total distance, the length of this area, and this is semi circumference. As you know, this is your semi circumference, and formula you can use 2 pi r by 2. It means pi into r. It means 22 upon 7 into 7. It means 22 kilometer. It will be your distance. But what about displacement? Then for the finding displacement, you can see your initial and final position, and position here, final position is here. What will be the distance, the shortest distance between initial and final position? Then you can tell me, sir, the distance between initial and final position is 7 plus 7. It means 7 and 7, 14 centimeter. Okay. Here we took centimeter, that's why answer will be in centimeter. Okay, this is the answer. Again, if you have to do some more examples, suppose this is a rectangle, a rectangular field, a rectangular field with the length of 20 kilometer and the width of 5 kilometer. Okay, and the width of 5 kilometer. You are just at the position here, and after some time you just move around the width and around the length, and you are here at the second position. Now you have to tell me the actual distance covered by you and the displacement covered by you. What will you do?
You just find your initial position and your final position and calculate the actual path covered by you and calculate the actual path covered by you. What is happening here? For the finding your actual path, what will you do? You just go on your path. Now listen. First of all, you have to go on that path. You have traveled 5 kilometer plus again you just uh, bend towards right and again go to 20 kilometer and the total distance covered by you is 5 kilometer plus 20 kilometer. It means 5 kilometer. Okay, but what about displacement? For the finding displacement, again you have to see only the distance between final and initial position. Whatever path you have covered, ignore it. Just what do? Just think on initial and final position. And here our initial position is here and final position is here, and the distance between both of the initial and final position is what? That line. And how we get that line? For the finding that you have to apply your mathematics formula, that is hypotenuse, and as we know the rectangular field made 90 degree of angle. Okay, and you can use here a Pythagoras theorem, and by the using Pythagoras theorem we can find hypotenuse, that is h square is equal to p square plus. Now what will happen? For the finding p, just put 5 kilometer at the place of b, to put 20 kilometer. With the same, after some mathematical calculation, I will get the answer, that is 425 kilometer under root is our hypotenuse. Yes or no? Yes. And this will be our displacement. Okay, this will be our displacement. This is all about distance and displacement. Thank you very much. नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग पढ़ेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी. थैंक यू वेरी मच.